देखिए, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि इसका नाम है भू आकृति विज्ञान। इसके पहले हम लोग एस्ट्रोनॉमी के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो जो ये यूनिट है जियोमॉर्फोलॉजी, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यहाँ से एक भी प्रश्न ना आए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। पहले एक चीज़ देखिएगा, फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी किन्हें बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी एग्जाम में आ गया तो इससे आपके 1 नंबर बढ़ने की प्रबल संभावना है। विलियम डेविस को जियोमॉर्फोलॉजी का जनक कहा जाता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले से पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ इसे कहा जाता है। आज के क्लास में हम लोग यही पढ़ना है। फिर इसी में आप पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में, रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी में पढ़ेंगे आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें कि अल्फ्रेड वेगनर, हैरी हेज के थियरी आती है। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत भी हमको इसी में पढ़ना है। ये दोनों पढ़ लेने से जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, जो क्रस्ट है, महासागर हैं, महाद्वीप हैं, कैसे कैसे बने, उसकी आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी हो जाएगी। फिर है अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात और बहिर्जात बल के बारे में भी पढ़ना है इसी यूनिट में। इसी के साथ हमको जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी, वोल्केनो, इनके बारे में भी हमको डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद जो हमारी टोपोग्राफी है, उच्चावच जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, जैसे पर्वत है, पठार हुआ, प्लेन्स है, मैदान, और साथ में कुछ और विविध जानकारियाँ हम इकट्ठा करेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, यहाँ से प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ भी GS नाम का उल्लेख किया गया है जिस सिलेबस में, वहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, यह तीन श्रेणी के उच्चावच में वो है, क्या बोलते हैं, क्लासिफाई की गई है। ठीक है, सबसे पहले तो भूगोल, ज्योग्राफी की एक ऐसी शाखा जिसमें भूपर्पटी या क्रस्ट कह लीजिए कि जो लैंड फॉर्म्स हैं, जो भी आपको लैंड फॉर्म दिखते हैं क्रस्ट पे, आपके धरती पे, तथा उनका जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसका अध्ययन, स्टडी, और वो कैसे बने, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और विनाश कैसे होता है, इन सब का जो एक कलेक्टिव अध्ययन है, उसी को हम बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। इसके जनक आप देख लिए, विलियम डेविस हैं। विलियम डेविस इसके जनक हैं। तो मैं बात कर रहा था उच्चावच की, टोपोग्राफी की बात कर रहा था। टोपोग्राफी, ये जो टोपोग्राफी है, ये वर्ड जो है, ये टॉप प्लस ग्राफी से बना हुआ है। इसका मतलब होता है दिखाई देना, और टॉप मतलब होता है ऊपर या बाहर। तो जो आपको ऊपर या बाहर की चीज़ें दिखाई देती हैं, उसी को बोलते हैं टोपोग्राफी। उसी का अध्ययन क्या कहलाता है, टोपोग्राफी। तो जो टोपोग्राफी है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बोलते हैं प्राथमिक श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। ठीक है,
तो प्राथमिक श्रेणी में जो टोपोग्राफी आती है इसमें आपके महाद्वीप, कॉन्टिनेंट और महासागरों की चर्चा की जाती है, उसकी स्टडी की जाती है। कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच में कौन कौन से आते हैं, तो महाद्वीप और महासागर आते हैं। और सेकेंड में देखेंगे आप तो इसमें पर्वत आते हैं, भ्रंश या फॉल्ट जो बनते हैं, वैलीज बनते हैं, वो आते हैं, ठीक है। और फिर पठार आते हैं, मैदान आते हैं, ये सब क्या आपके सेकेंड श्रेणी के उच्चावच में टोपोग्राफी में आते हैं। और जो लास्ट तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं, इसमें जो इरोजन, डिपोजिशन या कह लीजिए कि डेनुडेशन, ठीक है, अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं द्वारा जो आकृतियां बनती हैं वह उसमें तृतीय श्रेणी के उच्चावच में वर्गीकृत की गई हैं। अपक्षय और अपर्दन तथा निक्षेपण, इरोजन और डिपोजिशन से जो आकृतियाँ बनी हैं वो तृतीय श्रेणी में उच्चावच में आती हैं। कभी प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण द्वारा जो आकृतियाँ हैं, इनको आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आकृतियाँ हैं। जैसे कि आप वाटरफॉल देख लीजिए, वो भी एक अपवर्तित आकृति है। तो ये सब भी जो आकृतियाँ हैं ना, ये पूछता है एग्जाम में कि कौन कौन सी आकृतियाँ अपक्षय से बनी हैं, कौन सी निक्षेपण से बनी हैं, या किस श्रेणी के उच्चावच हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो इंटीरियर है पृथ्वी का, इसके सोर्स क्या हैं, कैसे जान सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वह किस प्रकार का है। तो यह दो सोर्स हैं जानने के, एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष स्रोत है और एक अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो जो प्रत्यक्ष स्रोत है इसमें आपके चट्टान और ज्वालामुखी उद्गार, वोल्केनिक इरप्शन को रखा गया है। और आप यही देखेंगे अप्रत्यक्ष वाले में तापमान जो चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन और भूकंप, ये जो हैं ये अप्रत्यक्ष स्रोत में आते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो ज्वालामुखी उद्गार है वह प्रत्यक्ष स्रोत में आता है और जो भूकंप है वह अप्रत्यक्ष स्रोत में आता है। हालांकि कभी कभी चीज़ें एक साथ पढ़ ली जाती हैं, ज्वालामुखी और भूकंप एक साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसको अगर आप मेनली देखेंगे तो अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जाता है। अप्रत्यक्ष जो प्रमाण है इसके, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर या अर्थक्वेक, इनसे ही समझा जाता है मुख्यतः जो जानकारी मिलती है। क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई आज तक पहुंच सका है और न कोई पहुंच सकता है, इंटीरियर में कोई पहुंच नहीं सका है। क्योंकि पृथ्वी की सतह के भीतर जाने पर टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान, अगर डेप्थ बढ़ती है तो तापमान भी क्या होता है, बढ़ता है। आप नीचे जाते हैं तापमान बढ़ता है। इसी के साथ प्रेशर भी बढ़ता जाता है, रिस्पेक्टिवली प्रेशर भी बढ़ता जाता है। देखिए अभी तक ना कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं है जो पृथ्वी का ऊपरी सिरा है, क्रस्ट है जो, इससे 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर से ज़्यादा कोई ह्यूमन अभी तक पहुंच नहीं पाया है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसके जो जानकारी मिली चट्टानों से और फिर ज्वालामुखी उद्गार से मिली, तो चट्टानों से क्या मिलती है कि ये जो चट्टान है यह आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ हैं और जहाँ जहाँ माइनिंग होती है, खनन होता है, कोल माइनिंग होती है, गोल्ड माइनिंग होती है या पेट्रोलियम माइनिंग होती है, वहाँ वहाँ इनसे प्रमाण मिलते रहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार जो है, इससे जो लावा निकलता है, इससे भी हम जान जाते हैं कि जो ये मैग्मा है, मैग्मा जो होता है अंदर होता है, नीचे जब बाहर आता है तो लावा बन जाता है। तो जो मैग्मा है वह कितनी गहराई से आया है,
कितनी गहराई से मैग्मा आया है इससे पता चलता है। वहीं दाब की बात करेंगे आप, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है घनत्व भी क्या होता है, बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी है। और यही हाल टेम्परेचर से है, टेम्परेचर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। इसी के साथ देखिए कुछ ऐसे प्रमाण हैं जैसे उल्कापिंड जो गिरता है ऊपर से अंतरिक्ष से, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय सर्वेक्षण और भूकंपीय तरंगे, पी वेव, एस वेव, ये सब भी सहायता करती हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के बारे में। तो इसी के साथ देखिए जो आंतरिक संरचना है उसको दो भागों में हम बांटते हैं। हमने मतलब पढ़ने की सुविधा की दृष्टि के आधार पर बांटते हैं। जैसे आप देखेंगे तो एक होता है रासायनिक आधार और एक होता है भौतिक आधार। भौतिक आधार या इसको कहते हैं आप परतीय आधार बोलते हैं। इसको देखेंगे आप, समझेंगे तो सियाल, ये नाम सुना होगा आपने, सीमा और नीफे। अगर देखें हम केमिस्ट्री के रूप से तो सियाल सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम और निकिल प्लस फेरस, ये होते हैं। और अगर आप भौतिक आधार पर देखेंगे तो क्रस्ट या भू परपटी, मेंटल, इसको मेंटल बोलते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में, और कोर या इसको क्रोड बोलते हैं या केंद्र बोलते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन किसका, इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। तो जो सियाल है, सीमा और नीफे, इसमें जो अगर बात करें घनत्व की तो घनत्व जो होता है इसमें सर्वाधिक घनत्व किसका होगा, जो सबसे नीचे होगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। अभी हम पहले देखेंगे प्रेशर ज़्यादा है तो घनत्व ज़्यादा होगा। तो नीफे का घनत्व ज़्यादा होता है, फिर सीमा और फिर सियाल वाली परत का घनत्व होता है। सबसे कम घनत्व किसका होता है, सियाल, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है। ठीक है, जैसे ये है अर्थ, ये इसकी तीन परतें, ये आपका नीफे मान लीजिए, ये सियाल हो गया और ये सीमा हो गया, ये सीमा हो गया और ये सियाल हो गया। तो ये था रासायनिक आधार पे। और ऐसे ही अब देखेंगे भौतिक आधार पे, तो क्रस्ट जो है ऐसे एक आपने फिगर कई बार देखा होगा, ये हो गया क्रस्ट, ये है ऐसे मेंटल और ये कोर। ठीक है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। इसको मानते हैं कि 0 से लेके 100 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है और इसकी 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर गहराई होती है और इसकी गहराई 6370 किलोमीटर की होती है। और ये कहा भी जाता है कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है, जो रेडियस है पृथ्वी का, वो 6370 किलोमीटर का है। तो जो क्रस्ट है ना, ऊपर देखिए कभी कभी क्या होता है क्रस्ट में, आप देखिए क्योंकि महासागर भी हैं, महासागरों का भी उपस्थिति यहाँ पे है, तो क्या होता है कहीं कहीं उच्चावच ऐसे होते हैं। ठीक है, ये आपके महासागर हैं। तो यहाँ पे परत जो है इसकी मोटाई कम है और इसकी मोटाई ज़्यादा है। तो कहा जाता है कि महासागरीय क्रस्ट, महासागरीय भूपर्पटी या महासागरीय जो क्रस्ट है, इसकी मोटाई कम है। कभी स्टेटमेंट में अगर ज़्यादा देता है तो ये स्टेटमेंट गलत मानिएगा। और जो महाद्वीपीय क्रस्ट होता है, महाद्वीपीय क्रस्ट है, इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। ठीक है, ये क्रस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको आप नोट कर लेंगे कि जो भूपर्पटी है, महाद्वीपीय भूपर्पटी, महाद्वीपीय क्रस्ट जो है, इस पे ग्रेनाइट और एंडीसाइट चट्टानें पाई जाती हैं।
लेकिन जो महासागरीय भूपर्पटी है इसका जो निर्माण हुआ है वह बेसाल्ट गैब्रो नामक चट्टानों से हुआ है। बात करें घनत्व की बात करते हैं अगर, तो महाद्वीपीय क्रस्ट की जो घनत्व है वह 2.67 है और ऐसे ही महासागरीय घनत्व जो है यह 2.9 है। एक फैक्ट यहाँ पे है, प्रत्येक 32 मीटर प्रत्येक 32 मीटर पर की गहराई पर टेम्परेचर जो होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। प्रत्येक, जैसे नीचे जाएंगे 32 मीटर जाएंगे, टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। सरफेस टेम्परेचर जो होता है, सतह का तापमान, आप देखेंगे तो 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो इसका तापमान पता कितना हो जाता है? आप सोचिए कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तापमान इसका। भूपर्पटी पर जो क्रस्ट है, क्रस्ट पर ऑक्सीजन और सिलिकॉन तत्वों की अधिकता है, ये मैक्सिमम ये पाए जाते हैं। अब देखिए कि अभी इसको एक हम चार्ट के माध्यम से बताएंगे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऐसे कौन कौन से और एल्यूमिनियम है पाया जाता है। कुछ असंबद्धता रेखाएं पाई जाती हैं यहाँ पे, तो महासागरीय और ऐसे महाद्वीपीय ये क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट है, इसके बीच में जो रेखा पाई जाती है इसको बोलते हैं कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी लाइन। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे मेंटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये अभी बताया हम कि क्रस्ट के नीचे लगभग 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये हो गया मेंटल, इसकी बात कर रहे हैं। एक लाइन मिलती है जो कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करती है। यह है अपर मेंटल और यह है लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करने वाली जो रेखा है इसको भी बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डिसकंटिन्यू मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी कंटिन्यू थी वो प्रॉपर्टी अब डिसकंटिन्यू हो गई, वो प्रॉपर्टी अब नहीं मिल रही है आगे, इसलिए प्रॉपर्टी डिसकंटिन्यू हो गई, तो वहाँ एक लाइन, काल्पनिक रेखा खींच दी गई, जिसे बोला गया मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। बस इसका मतलब यही है। और अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन पाई जाती है। क्योंकि अगर एग्जाम में देता है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में, तो आप ये आंसर लगाएंगे। और अगर अपर मेंटल लोअर मेंटल है, दोनों ऑप्शन में है, तो आप ये अपर मेंटल लोअर मेंटल लगाएंगे। और क्रस्ट मेंटल कोर करके ऐसे है तो आप क्रस्ट और मेंटल के बीच में लगाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा एक जो प्रॉपर्टी है वो है क्रोड। ये इसमें मतलब मेंटल में बस यही था, और बाकी हम लोग पढ़े ही थे, सीमा वाला केमिकल कंपोजिशन। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं कोर। ये 2900 से 6370 किलोमीटर, 6370 ये एनसीईआरटी का डेटा है। ये इसको भी आप देखेंगे तो इसको भी इनर और आउटर कोर में बांटा गया। ये कोर है, ये इनर कोर है, और ये सॉरी ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। यह सेमी सॉलिड अवस्था में होता है, कौन सा? आउटर कोर। और जो इनर कोर होता है वो लिक्विड होता है। क्या होता है? वो लिक्विड होता है। कौन? इनर कोर। और यहाँ पे हैवी मेटल जैसे निकिल और फेरस पाए जाते हैं।
अब देखिए एक ही जगह मैं बताता हूँ, जो डिसकॉन्टिन्यूटी लाइंस हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी लाइंस कहाँ कहाँ कौन सी पाई जाती है। देखिए ये है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये है क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर। तो आप देखिए इस क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा गया, मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया और इसी के साथ कोर को भी दो भागों में बांटा गया। तो ये आपका यहाँ जो मिलता है इसको बोलते हैं कॉनरॉड, इसको बोलते हैं मोहो, इसको बोलते हैं रेपिटी, इसे बोलते हैं गुटेनबर्ग और लास्ट जो वाला जो है इसको बोलते हैं लेहमान। तो CMRGL ये इसकी ट्रिक है। ये सारी क्या है, डिसकंटिन्यूटी लाइन है। और अभी देखिए मोह तो देखे थे हम लोग, और जो रेपिटी है, ठीक है, ये मेंटल रेपिटी जो है वह अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में पाई जाती है। गुटेनबर्ग जो है वह आपकी मेंटल और कोर के बीच में पाई जाती है, और लेहमान जो है वह आउटर कोर और इनर कोर के बीच में पाई जाती है। तो ये था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।